आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। हम देखेंगे सबसे पहले कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स हैं और फिर उनके एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करके हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव फीडबैक क्या है और पॉजिटिव फीडबैक क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि फीडबैक क्या होता है। डेफिनेशन ये है कि ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम है बॉडी का, एक तरह से कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कंट्रोल करता है बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को। बॉडी में कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट कब होना चाहिए, कौन से हार्मोन्स की इनहिबिशन होनी चाहिए, तो ये इस तरह से हार्मोन्स की सिक्रीशन करवा के, इनहिबिशन करवा के बॉडी जो है उसको मेंटेन रखता है, उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, यानी कि बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। That's why we call it controlling system, जो कंट्रोल कर रहा है, एक तरह से चेक एंड बैलेंस रख रहा है। अब इसके नेक्स्ट डेफिनेशन में ये देखते हैं कि क्या है ये प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्स इट्स ओन प्रोडक्शन, यानी कि एक रिएक्शन होता है उससे प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि क्या इसकी मज़ीद प्रोडक्शन होनी चाहिए, मज़ीद ही रिएक्शन होना चाहिए आगे या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, नेगेटिव फीडबैक में देखते हैं और पॉजिटिव फीडबैक, ये दोनों इसकी टाइप्स हैं। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो आउटपुट है प्रोसेस का, आउटपुट यानी जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो उस सेम प्रोसेस को कम करता है, डिक्रीज करता है। कैसे करता है, लेट्स से कि ए हमारे पास रिएक्टेंट है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्ट हमारे पास है बी, आउटपुट क्या है, बी है, या प्रोडक्ट क्या है, बी है। अब ये बी जो प्रोडक्ट है, अगर इसकी अमाउंट बॉडी में इनफ हो गई है, यानी इतनी हो गई जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है, मज़ीद ए को बी में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो बी क्या करता है, बी यहाँ से ए को इनहिबिट करता है ताकि वो बी में मज़ीद कन्वर्ट ना हो, स्टॉप करता है इसकी प्रोडक्शन को, स्टॉप करता है इस रिएक्शन को। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है कि जो आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इंक्रीज द सेम प्रोसेस, यानी कि जब ए से बी बनता है, जो आउटपुट है ये अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करता बल्कि इंक्रीज करवा रहा होता है। आप यूँ समझ लें कि शायद बॉडी में उस वक्त अभी बी की अमाउंट जो है, प्रोडक्ट जो है, वो मज़ीद इसकी ज़रूरत थी। दैट्स वाई बी ने अपने जो रिएक्टेंट है उसको इनहिबिट नहीं किया, इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया, बल्कि होने दिया, इन्हेंस किया, इंक्रीज़ किया, ताकि यहाँ पे बी की मज़ीद प्रोडक्शन होती रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो चेंज आया है, ए से जो बी बन रहा है उसको मज़ीद इन्हेंस किया गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उस प्रोडक्ट को स्टॉप किया गया, उस प्रोडक्ट को इनहिबिट किया गया कि वो मज़ीद, उस प्रोडक्ट ने क्या किया, इनहिबिट किया रिएक्शन को ताकि वो मज़ीद ना बने। अब हम इसकी एग्जांपल से देखते हैं कि बेसिकली नेगेटिव फीडबैक है क्या। लेट्स से कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास लेट्स से कि कम हो गए, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हुआ, चेंज आया, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में विंटर है और टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी जो है उसमें चेंज आएगा, इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बॉडी क्या करेगी, बॉडी का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है क्या करेगा कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये नॉर्मल है, जब विंटर है तो टेम्परेचर कम हो गए। अब बॉडी ने क्या करना है, इसको नॉर्मल बनाना है। बॉडी इसको कैसे नॉर्मल करेगी, बॉडी फॉर एग्जांपल बॉडी शिवरिंग स्टार्ट करवा देगी। शिवरिंग से क्या होगी कि हीट प्रोडक्शन होगी, हीट से टेम्परेचर जो है वो वापस रीगेन होगा, रीस्टोर करेगा नॉर्मल टेम्परेचर को। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि जो चेंज आया उसके ऑपोजिट काम किया गया, चेंज के ऑपोजिट काम किया गया। चेंज आया था कि बॉडी टेम्परेचर कम हो गया था और इसके ऑपोजिट काम करके बॉडी टेम्परेचर को दोबारा से नॉर्मल किया गया। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर देखिए टेम्परेचर अभी 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, लेट्स से कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में समर्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, इस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। स्वेट ग्लैंड्स सिक्रेशंस करेंगे और स्वेट की प्रोडक्शन होगी। स्वेट से क्या होगा, एक्स्ट्रा हीट बॉडी से बाहर निकल जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से कम होके नॉर्मल हो जाएगा। जो चेंज आया
यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, चेंज आया था, उसको क्या किया गया, उसके ऑपोजिट काम किया गया, नॉर्मल किया गया। तो यहाँ पे इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जबकि अगर हम ग्लूकोज लेवल की बात करें, हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो ही खाना खाते हैं ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, चेंज आया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। नेगेटिव फीडबैक ने क्या करना है, इसके ऑपोजिट काम करना है, वो इसको नॉर्मल करेगा। शुगर लेवल कम कैसे करेगा, इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को कम करना। इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन की इंक्रीज यानी कि इसकी सिक्रीशन होगी और ये क्या करेगा, शुगर लेवल को कम करेगा। अब लेट्स से कि फास्टिंग कर रहे हैं और ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो गए, चेंज आया दोबारा से। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में तो नॉर्मल होता है, लेकिन चेंज कैसे आया कि ब्लड में शुगर लेवल किसी भी वजह से कम हो गए। अब बॉडी ने क्या करना है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम ने क्या करना है, कंट्रोलिंग सिस्टम ने क्या करना है कि इस शुगर लेवल को नॉर्मल करना है। ठीक है, वो कैसे नॉर्मल करेगा, वो नॉर्मल करेगा, इस ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा और ब्लड शुगर लेवल को ये क्या कर देगा, हार्मोन इंक्रीज कर देगा। इस तरह से हमने ये देखा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये है कि जो आउटपुट है, जो भी चेंज है, जो प्रोसेस का आउटपुट है, वो उसी प्रोसेस को डिक्रीज करता है, यानी उसके ऑपोजिट काम करता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, अब इसमें क्या एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से चेंज को मज़ीद इन्हेंस किया जाता है। लेट्स से कि बॉडी में ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन हो रही थी, जिससे यूट्रस जो है, ये फीमेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है और इससे क्या होता है कि बेबी को पुश किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी की तरफ पुश होता है। ये किस वजह से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, इस हार्मोन ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन पहले था, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन है, जब कॉन्ट्रैक्शन है तो मज़ीद ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होगी। ठीक है, मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन होगी, मज़ीद ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होगी, यानी कि जो चेंज आ रहा है उसको एनहेंस किया जा रहा है। चेंज क्या करे, उस उसको कम नहीं किया जा रहा, यानी कि उसको सप्रेस नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको मज़ीद एनहेंस किया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक चीज़ जो इंक्रीज हो रही है, आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है, वो उस प्रोसेस को मज़ीद इंक्रीज कर रहा है, सेम प्रोसेस को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सक्लिंग। बेबी जब सक्लिंग करता है तो उससे क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन, जिससे मिल्क इजेक्शन होती है। अब जितनी ज़्यादा सक्लिंग होगी उतनी ही ज़्यादा मिल्क इजेक्शन होगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी। चेंज जो आया उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोसेस है वो मज़ीद इंक्रीज होता जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा, उसको इनहिबिट नहीं किया जाएगा। अब नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि अगर आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, उसके रिजल्ट में इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंज है उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करती है, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने अभी टेम्परेचर की एग्जाम्पल दी, उसी तरह से यहाँ पर भी यही होता है होम्योस्टेसिस में कि अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी सेल्स इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, हमारे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि सेल सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो बॉडी में कंट्रोलिंग सिस्टम रखा गया है नेचर की तरफ से। ये कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको नॉर्मल रखता है। टेम्परेचर को कैसे नॉर्मल करेगा, स्वेट प्रोड्यूस करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा, सिक्रीशन होगी स्वेट की, जिससे हीट बाहर निकल जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को नॉर्मल रखना, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा भी हो। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक ऐसा नहीं करता। पॉजिटिव फीडबैक क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है होम्योस्टेसिस को, यानी कि ये मेंटेन नहीं रख रहा, जो भी हमारे पास चेंज आया है उसको मज़ीद इन्हेंस कर रहा है, बजाय उसको कि उसको नॉर्मल करे, ये उसको मज़ीद सपोर्ट कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक जो ये कॉमन होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक काफ़ी रेयर होता है। सिर्फ फीमेल्स में हमने देखा, एग्जांपल्स जो हमने देखी वो सिर्फ फीमेल्स में ही देखी गई।
तो ये पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम होता है। डिसऑर्डर्स, नर्वस डिसऑर्डर्स दो तरह के हैं, यानी कि ये ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। एक पैरालिसिस फालज, दूसरा एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा है। पैरालिसिस में वेस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर है। पैरालिसिस क्या होता है कि इसमें ना ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। कैसे स्टॉप होता है? ब्लॉकेज की वजह से या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लड जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तो इसमें क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन और स्ट्रोक। स्ट्रोक इसी को कहते हैं, ब्लॉकेज हो जाना ब्लड वेसल में। इस वजह से नर्व जो है, ब्रेन की कोई नर्व डैमेज हो जाना, इसे हम कहते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस के अगर सिम्टम्स देखें तो लॉस ऑफ पावर ऑफ मोशन, वॉलंटरी मसल्स जो हैं वो उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो रही होती। इस डिसऑर्डर में, इस कंडीशन में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। सेकेंडली ये देखिए, इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी दी जाती है, हेल्थ का खास ख्याल रखा जाता है, डाइट का ख्याल रखा जाता है और रिहेबिलिटेशन, रीस्टोर किया जाता है जो पहले हेल्थ होती है उसको। एपिलेप्सी में क्या होता है, मिर्गी का दौरा होता है। ये फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्स का एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा होता है। ब्रेन से जो नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही होती हैं और यानी कि एक तरह से डिफरेंट मैसेज लेके जा रही होती हैं, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। इनका एबनॉर्मली डिस्चार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये डिस्चार्ज हो सकती हैं, जिससे हम कहते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ गया। इसके अलावा ये किस वजह से हो सकता है? इंजरी, ठीक है, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि ये इनहेरिटेंस में हो सकता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में भी ये जो डिसऑर्डर है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। उनमें अगर जीन्स होंगे तो उनको भी एपिलेप्सी के चांसेस हो सकते हैं उनमें भी। सिम्टम्स क्या है इसमें? सीजर, सीजर्स हम बोलते हैं झटका, झटका लगता है इसमें एक तरह से। सेकेंडली इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी सीजर ड्रग्स ली जाती हैं, जिसमें ऐसी ड्रग्स ली जाती हैं जिससे क्या होता है कि झटके जो है इनकी, आप कह लो कि इंटेंसिटी कम हो जाती है ड्रग्स लेने से। तो ये दो हमारे पास नर्वस डिसऑर्डर्स थे, पैरालिसिस और एपिलेप्सी। तो आज हमने देखा कि हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देखा और नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक में हमने देखा कि जो आउटपुट है वो क्या करता है, प्रोसेस को डिक्रीज करता है। और पॉजिटिव में देखा कि जो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो उस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा। ये था हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। हमने एग्जाम्पल्स देखे। इसके अलावा हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे जो भी कंडीशंस हो, ये नेगेटिव फीडबैक क्या करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में यानी बॉडी में कंडीशंस को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। डेट्स वाई ये ऑपोजिट काम कर रहा होता है। एक्सटर्नल में जो भी चेंज आ रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से बॉडी में चेंज आ रहा होता है, उसके ऑपोजिट काम कर रहा होता है, उसको कम करता है और बॉडी को वापस नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके आता है। पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव फीडबैक में अगर कोई चेंज आया बॉडी में तो ये मज़ीद इसको इन्हेंस करेगा, मज़ीद इसको सपोर्ट करेगा। तो ऐसा यहाँ पर होम्योस्टेसिस को ब्रेक किया जा रहा होता है। नेगेटिव फीडबैक काफ़ी कॉमन होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक रेयर होता है। एग्जाम्पल्स हमने इसमें वही देखी, पॉजिटिव फीडबैक में सकलिंग वाली देखी और ऑक्सीटोसिन की देखी। इन दोनों के इंक्रीज होने से जो प्रोसेस था वो मज़ीद इंक्रीज हुआ। जबकि हमने नेगेटिव फीडबैक में इंसुलिन, ग्लूकागोन की एग्जाम्पल देखी कि इंसुलिन के सीक्रेट होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, नॉर्मल हो गया, और ग्लूकागोन को भी सीक्रेट किया गया ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल हो सके। यानी कि इसने इंक्रीज किया था ब्लड ग्लूकोज लेवल को और नॉर्मल किया था। नेक्स्ट हमने देखा नर्वस डिसऑर्डर, जिससे हमने पैरालिसिस फालज को देखा, एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा देखा। पैरालिसिस में क्या हुआ था कि नर्व डैमेज हो जाती है, जबकि एपिलेप्सी में एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्स का। ये नर्व इम्पल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहा होता है, एबनॉर्मली डिस्चार्ज हो रही होती हैं। पैरालिसिस में मोशन पॉसिबल नहीं होती और सेंसेशन जो है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। सेकेंडली एपिलेप्सी में क्या होता है कि सीजर्स यानी कि इसमें झटके लग रहे होते हैं। ट्रीटमेंट देखा पैरालिसिस का, फिजियोथेरेपी है या रिहेबिलिटेशन है। एपिलेप्सी में हम एंटी सीजर ड्रग्स को यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।